डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो नेपाल में आखिरकार जो सरकार ने फैसला लिया था सोशल मीडिया वेबसाइट को बैन करने को लेकर, उस फैसले को तो सरकार ने वापस ले लिया है। नेपाल में बहुत ही ज्यादा तेज जो है उग्र विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। हालांकि लोगों की डिमांड थी कि सोशल मीडिया पर बैन को हटाया जाए, लेकिन इसी डिमांड के अंदर जो है पीएम जो ओली हैं वहां के, उनके इस्तीफे को लेकर मांग होने लगी। फिर इसी के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर मांग होने लगी। बहुत सारी चीजें पिछले 2-3 दिन में नेपाल में देखने को मिली हैं। पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। क्या इस सिचुएशन में भारत की जो है रणनीति कोई नेपाल को लेकर होगी, भारत कुछ बड़ा कदम उठाना चाहेगा, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इस तस्वीर को देखिए। नेपाल के अंदर जेन जी जो है, आप अगर देखेंगे जनरेशन जेड को लेकर जो है इन लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट को क्रिएट किया है। हालांकि इसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं कि ये एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, किसको बोलते हैं जनरेशन जेड वाला। लेकिन मैं आपको अगर रफली एक आइडिया दे दूं तो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए लोगों को जनरेशन जेड से जोड़कर देखा जाता है। ये वो लोग हैं जो अपने आप को यंग जनरेशन के तौर पर देखते हैं और ये किसी भी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनका मानना ये है, ये डिजिटली थोड़ा सा एक्टिव होते हैं और अगर किसी चीज को लेकर ठान लेते हैं तो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, है ना। श्रीलंका में इस तरह का मैटर देखने को मिला, बांग्लादेश में देखने को मिला। अब जो बारी नेपाल की थी और वहां पर इस तरह का एक उग्र प्रदर्शन देखने को मिला और उसका परिणाम जो है काफी ज्यादा भयानक देखने को मिला है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से नेपाल के अंदर जो प्रदर्शनकारी थे उनका पुलिस के साथ विरोध हुआ है। बहुत जबरदस्त झड़पें देखने को मिली। सेना तक को नेपाल को सड़कों पे उतारना पड़ा। सेना की बात तो छोड़िए, आप ये देखिए कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं, वहां के पीएम हैं, उनको बहुत बुरे तरीके से जो है उन पर जो है अटैक किया गया है और सेना ने उनको सिक्योरिटी तरीके से या सिक्योर तरीके से एक सेफ जगह पर पहुंचाने की कोशिश की। क्योंकि जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने जो है पीएम के घर में, राष्ट्रपति के घर में आग लगा दी थी। इवन एक पूर्व प्रधानमंत्री है वहां पे, उनकी जो वाइफ है उनकी जान भी चली गई है उस चीज को लेकर। तो कहीं ना कहीं पे एक पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी वाइफ को बुरे तरीके से पीटा भी गया है वहां पर। तो ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है नेपाल के अंदर। तो उसके चलते जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहां के जो पीएम हैं उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और सेना ने उनको बचाने की कोशिश की। और बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द जो केपी ओली हैं नेपाल को छोड़कर भाग सकते हैं, है ना। और वहां के सेना प्रमुख ने भी ये बात बोली थी कि केपी ओली को, क्योंकि हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लोगों की उस चीज को लेकर डिमांड है। अब बात यह है कि नेपाल में ये जो कहानी है ये एक्चुअल में हुआ क्या, क्यों ये मैटर जो है यहाँ पर इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा। नेपाल में पिछले साल जो है राजशाही को लेकर फिर से आंदोलन हुआ था। क्यों हुआ था उसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, क्योंकि नेपाल में पिछले 16 सालों में लगभग 13 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन वहां पर एक स्थिरता देखने को नहीं मिल रही है। नेपाल पहले राजतंत्र हुआ करता था, 2008 के आसपास नेपाल के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन सरकारों के आपस में सिचुएशन जो है अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। पार्टियों का आपस में जो एक टकराव वहां पर देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं पे वो नेपाल के लोगों के लिए ठीक नहीं बैठ रहा है। 2016 में नेपाल में मधेसियों को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद देखने को मिला। आज तक नेपाल की सभी पार्टियां एक बेहतरीन संविधान को लेकर सहमत नहीं हो पाई। तो इन सारी चीजों को लेकर नेपाल में फिर से राजशाही को लाने को लेकर जो है एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला था, लेकिन वो आंदोलन फिर से शांत हो गया। अब नेपाल की सरकार ने क्या किया कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। नेपाल की सरकार का आर्गुमेंट ये था कि ये जो वेबसाइट्स हैं इन्होंने टैक्स पे नहीं किया है नेपाल में और उसके चलते सरकार को रेवेन्यू का लॉस हुआ है, इसलिए इनको बैन किया गया है। लेकिन इसका कारण कुछ और था। कारण ये था कि नेपाल के जो युवा हैं वो धीरे धीरे सरकार के अगेंस्ट होते चले जा रहे थे, वो सरकार के खुश नहीं थे। ये वही युवा हैं जिन्होंने बांग्लादेश में इस तरह के आंदोलन को सफल होते देखा है। ये वही युवा हैं जिन्होंने श्रीलंका के अंदर आंदोलन को बड़े स्तर पर सफलता मिलते हुए देखा है। तो इन लोगों ने वहां पे विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। जैसे ही सरकार ने डिसीजन लिया 26 सोशल मीडिया वेबसाइट को बैन करने को लेकर, यह आंदोलन काफी तेजी से उग्र हो गया और इसी आंदोलन के बीच में सारी डिमांड्स को जो है लोगों के द्वारा रखा जाने लगा। कौन कौन सी डिमांड, जैसे नेपाल में एक डिमांड ये थी कि इन सोशल मीडिया वेबसाइट पर बैन को हटाया जाए, सरकार ने हटा दिया।
10 से ज्यादा मंत्रियों ने नेपाल के जो सरकार के थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उससे अंदाजा लगाया ही जा रहा था कि केपी ओली जो हैं जल्द इस्तीफा देंगे और वो उनको सरकार छोड़कर देश छोड़कर भागना भी पड़ सकता है। तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, उनको सेना ने किसी तरीके से सेफ जगह पर पहुंचा भी दिया है। उसके अलावा क्या डिमांड है? उसके अलावा जो सबसे बड़ी डिमांड है, या फिर मैं अगर आपको ये कहूं इतना ज्यादा उग्र जो ये मैटर हुआ है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि नेपाल के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और नेपाल ने करप्शन, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को लेकर जो है बहुत ज्यादा चीजों को झेला है। जैसे नेपाली अगर आप लोग देखें तो 10% के आसपास लोग हैं जो अच्छे सिचुएशन में आपको देखने को मिलेंगे, या देश के बाहर भी जाकर वो अच्छे तरीके से उनकी तस्वीरें वो लोग अपलोड करते हैं कि हम लोग वेल सेटल्ड। बट अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो उन्होंने सरकार से कहा कि भाई आप सरकार में होने के नाते, सत्ता में होने के नाते मजे ले रहे हो, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन नेपाल के लोगों का क्या है ना। भाई भतीजावाद इतना ज्यादा नेपाल में बढ़ गया है, करप्शन नेपाल में इतना ज्यादा बढ़ गया है। अभी अगर आप लोग देख रहे होंगे जो युवा आंदोलनकारी हैं उनका गुस्सा इतना ज्यादा इसलिए है कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी बहुत जो है शानो शौकत से जी है, लेकिन हमारी कंडीशन बिल्कुल भी नेपाल में अच्छी नहीं है ना। तो इसके चलते ये जो आंदोलन है ज्यादा उग्र देखने को मिला है। अब बात यह है कि बेरोजगारी को लेकर नेपाल में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। क्या नेपाल में अब जो लोकतंत्र की कहानी खत्म हो गई है? सबसे बड़ा सवाल यही है। अब संभावना तो देखो यही लग रही है कि नेपाल में फिर से राजशाही लौटेगी, और नेपाल में अगर राजशाही आती है इससे कुछ बुरा तो नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, आप लोग जानते हो, और हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में भी लोकतंत्र वाली चीजें चलती तो ज्यादा बेहतर रहता। आपको पता है कि जो राजशाही होती है वो थोड़ा सा निरंकुशता की तरफ बढ़ जाती है, इसके चलते वहां पर इशू देखने को मिलता है। लेकिन ठीक है, नेपाल की जनता जिस चीज को पसंद करना चाहती है ये उनका ही फैसला होना चाहिए, ये उनका ही डिसीजन होना चाहिए कि उनको किस तरीके से किस व्यवस्था को अपनाना है। क्या वो राजतंत्र चाहते हैं, क्या वो सेना का कुछ मैटर चाहते हैं? जैसे नेपाल में अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आर्मी चीफ ने कहा है कि पीएम ओली को रिजाइन कर देना चाहिए था क्योंकि सिचुएशन हमसे कंट्रोल नहीं हो रही। क्या नेपाल में सेना आएगी? तो इसकी संभावना थोड़ी कम लग रही है। नेपाल की जनता राजतंत्र की तरफ ज्यादा जो है अट्रैक्ट होती हुई दिख रही है। वो तो खैर भविष्य के गर्भ में है, आने वाले 1-2 दिन में सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी। पर बात यह है कि अगर इन लोगों ने देखा कि बांग्लादेश के अंदर इस तरह का विरोध हुआ, क्योंकि बांग्लादेश में क्या हुआ था बच्चों, वहां पर अगर आप देखेंगे तो सरकार कोटा सिस्टम लेकर आई थी, है ना, एक आरक्षण लेकर आई थी वहां पर। उसके चलते वहां पे विरोध हुआ और इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया था वो भी विरोध प्रदर्शन, वो प्रोटेस्ट जो है इतना ज्यादा आगे बढ़ गया था कि शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा था। तो उनको वहां से एक प्रेरणा मिली। सेम यही कहानी श्रीलंका में हो चुकी है, वहां के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। और आजकल बच्चों एक ट्रेंड सा आप लोग देख सकते हैं, वो ये देखने को मिल रहा है कि प्रदर्शनकारी जो हैं जितने भी जो संवैधानिक पद होते हैं उनके घरों में पहुंच जाते हैं, आग लगाने लगते हैं, संसद भवन को आग लगाने लगते हैं, वहां पर मारपीट करने लगते हैं, सेना से पुलिस से सीधे टकराव कर देते हैं। ये भी जो प्रोटेस्ट नेपाल में हुआ है, लगभग 30 से ज्यादा लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। वहां पर 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं बुरे तरीके से घायल हो चुके हैं। तो लोगों में ये जो युवा है ये बेरोजगारी के अगेंस्ट चीजें जो है कहीं ना कहीं पे उनको बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। भारत में भी ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसको लेकर मैं अलग वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। अच्छा, भारत को लेकर इस चीज को लेकर क्या रणनीति है? अभी भारत ने ये बोला है कि नेपाल जाने से बचें, और जो लोग नेपाल के अंदर भारतीय हैं तो वो थोड़ा सेफ जगहों पर रहें, वो थोड़ा अपना ध्यान रखें, उसको लेकर सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की। अब बात ये आती है क्या सरकार कुछ चाहती है नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, नेपाल में केपी ओली के साथ हमारे ठीक ठाक प्रदर्शन जरूर रहे हैं, लेकिन केपी ओली जो है चीन की तरफ ज्यादा वो जाते हुए ज्यादा दिखे हैं भारत को, है ना। और थोड़ा सा काला पानी को लेकर या जो भी टकराव वाले इश्यूज हैं, लिपुलेख वाला दर्रा जो है उसको लेकर सरकार की चीजों से थोड़ा अलग चले हैं। तो सरकार तो खैर कभी भी तख्ता पलट में शामिल नहीं होना चाहती है, लेकिन अगर वहां पर कुछ हो रहा है तो सरकार के नजरिए से भी बहुत सारी चीजें क्रिटिकल हो जाती हैं। तो भारत सरकार धीरे धीरे तय करेगी कि एक्चुअल में नेपाल की जनता किस डायरेक्शन में जाती है। अगर वो राजतंत्र की तरफ जाती है तो भारत को जल्द से जल्द नेपाल के साथ एक अच्छी जो है चीजों को लेकर बातचीत करने की जरूरत है, ताकि अगली सरकारें जो हैं वो चीन की तरफ आकर्षित ना होकर भारत की तरफ आकर्षित हों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।